तो ये टॉपिक नोट कर लिए, ठीक है। अब कुछ और टॉपिक हैं जो हर साल चेंज होते रहते हैं इनके अलावा, है ना, तो वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। ये वो टॉपिक है, मैथ्स में और भी टॉपिक हैं, लेकिन मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको छोड़ने नहीं हैं, है ना। इसके बाद आती है बात आपकी कौन सा सब्जेक्ट बचा आपका, रीजनिंग। इस पे इंक डाल दिया। अब देखो रीजनिंग के नाम पे तुमको मैं मैथ्स पढ़वाऊंगा, ठीक है। इसमें देखो सिर्फ रीजनिंग की यदि बात करें तो जो आपको पढ़ना है रीजनिंग के नाम पे, सबसे पहले तो आपको कैलेंडर पढ़ लेना है, ठीक है, और क्लॉक पढ़ लेना है, कैलेंडर और क्लॉक, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो सिलोजिज्म जो होते हैं आपके, मैं सिलॉक्स लिख दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है सिलॉक्स। ये जो 3 टॉपिक हैं आपको, ये तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। या तो वो सिलॉक्स मैंने बोल दिया, मतलब आपने वेन डायग्राम भी इसी पे पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब वो सारी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा कि जो नंबर्स होते हैं आपके, है ना, जो एनालॉजी होती है आपकी, वो आपको बन ही जाएगी, है ना। व्यापम की जो एनालॉजी होती है वो बहुत आसान होती है, वो वाली नहीं है जो आपको एसएससी में देखने को मिलती है ना, बहुत आसान आती है इस पर। बस इस पर याद रखना, सिलॉक्स से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से भी कभी कभार 1 आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक और है जो कभी कभार आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन ये क्या है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन जो आपका व्यापम है वो ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन देता है कई बार आपका। वो इस पर जो ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चन आते हैं 5-5 के ग्रुप में देखे होंगे ना आपने, लेकिन आपका यदि इसने एक ही दे दिया तो आपका तो फिर 14 क्वेश्चन का काम ही खत्म हो जाएगा। तो वो एक ही क्वेश्चन देता है ना, टाइम लगाने के लिए। अगर आपको नहीं बनता तो आप बिल्कुल छोड़ दें, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पूछा जाता है आपको रीजनिंग के नाम पे, वो पूछा जाता है आपको, ये 3 टॉपिक तो आपके रीजनिंग के हो गए। इसके अलावा जो पूछता है वो आपसे पूछता है एज के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछता है वो परसेंटेज, आपसे यहाँ पर वो पूछता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद जो आपसे पूछता है वो क्या पूछता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद SI एंड CI। SI CI से तो हर साल आपके 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं SI एंड CI से, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क, और यहीं पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस भी, ट्रेन एंड टाइम, ठीक। उसके बाद आपका हो गया मिक्सचर। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं किसमें, रीजनिंग में, ठीक है। और इसमें से देख लेना अगर कोई टॉपिक, मैंने तो वैसे सारा एनालिसिस कर लिया है, यही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया हो, वैसे नहीं छूटा है, आप देख लेना, है ना। मैक्सिमम यही है, और इस पर भी आपके यही क्वेश्चन आते, मतलब ये वाला पोर्शन ही आते, तो ये वाले पोर्शन आपको करने ही करने हैं, है ना। अलजेब्रा ऐसा है कि जब आप अलजेब्रा भी चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। वो मैथ्स में आता है, वो कभी कभार आता है, किसी साल आया किसी साल नहीं आया, है ना। तो जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे तो अपने आप तुम नंबर सिस्टम जब पढ़ोगे तो अलजेब्रा के भी कुछ क्वेश्चन वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फंडा ऐसा है जो आता है एग्जाम पे, वो सालों में पूछा जाता है, 3 साल में 1 बार आया, है ना, इंटीग्रेशन। क्योंकि ये जो पेपर है ये आपके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी देते हैं। सिर्फ लास्ट ईयर का पेपर यदि देखोगे तो उसमें पूरी 11th और 12th की मैथ्स थी, उसके अलावा उस पर ये वाली मैथ्स थी नहीं। उसका रीज़न ये था वैकेंसियाँ कम थी। जब भी वैकेंसियाँ कम आती हैं पेपर वो ऐसा बनाते हैं कि कट ऑफ जो है अपनी लिमिट पर रहे, इसलिए वो पेपर ऐसा देते हैं। अभी वैकेंसियाँ ज़्यादा है तो वैकेंसियाँ ज़्यादा वैसा पेपर देगा तो कट ऑफ आपका 110-120 तक पहुँच जाएगा, है ना। तो ये मान के चलो उनको अपना कट ऑफ मेंटेन करना है तो आराम से 150 के आसपास देना, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस देंगे, ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन देंगे। अगर उनको पेपर बनाना होगा तो एडवांस के टॉपिक से मैथ्स के क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन नहीं देंगे जो 12th में आए थे, क्योंकि डिप्लोमा भी एलिजिबल है ना। हालांकि अपन करेंगे अभी उनके क्वेश्चन को भी, जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनको अपन अभी कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब कौन सा सब्जेक्ट बचा आपका। अब इनके लिए क्या करने वाले हैं, मैं पर डे 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैथ्स के, इन टॉपिक के, ये टॉपिक खुद करने हैं, ठीक है। अगर इनमें से किसी टॉपिक में दिक्कत आती है
इनमें से किसी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत आती है तो मेरे को बोल देना, तो मैं ये भी करा दूंगा। बेसिकली मेरा जो फोकस रहेगा वो इन टॉपिक को कराने में रहेगा, क्योंकि यदि आपने इन टॉपिक को कर लिया, 10 टॉपिक हैं जिसमें से मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 टॉपिक में से यदि आपने सारे के सारे कर लिए तो आपके 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे मैथ्स के, वो आने ही आने हैं, है ना। और यदि आप इन सारी चीज़ों को और अपने पास से खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट हो गया आपका कौन सा सब्जेक्ट बचा, आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स रीजनिंग भी हो गया, साइंस बचा है। अब देखो साइंस जो है, साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पूरे साल भर भी पढ़ोगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। साइंस ऐसा है जिसको आप साल भर भी पढ़ोगे तो वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर क्या करोगे इस पर, फिर क्या करोगे इस पर, आपकी श्रद्धा है ना। आपने इंजीनियरिंग की है, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, है ना। साइंस में मैं टॉपिक के नाम बता देता हूँ। हाँ, बायोलॉजी आपको पढ़नी है ना, क्योंकि बायोलॉजी से ये मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। केमिस्ट्री से आपके 4 क्वेश्चन निकल के आए, कुछ क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं हालांकि टॉपिक बता दे रहा हूँ जो IMP जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको किसके, बायोलॉजी के। यह है कि आप जितना पढ़ सकते हो साइंस को उतना पढ़ो, है ना। ऐसा मत करना कि एक ही बार में सारा, मैं आज तुमको सिलेबस बता रहा हूँ तो ऐसा मत कर देना कि सारा अभी खाना है ना। अभी ही नहीं खाना है सब। 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। मैथ्स को तो कंटिन्यू चलाओ, मैथ्स रीजनिंग आपके ऐसे हैं जो आपके चलेंगे, है ना, वो लास्ट तक चलेंगे। बात आती है हिंदी की, इंग्लिश की, 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास टाइम बचेगा तो आप उसको सिर्फ रिवाइज करो और आप अपनी साइंस की साइड आ जाओ, है ना। और कुछ तो बचा नहीं है, मैथ्स रीजनिंग को तो डेली करना है ना। अच्छा, बायोलॉजी में देखो कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। तो बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजेस का, डिसीज़ पढ़नी है आपको, है ना। नोट करो, मैं लिखवा रहा हूँ, डिसीज़ पढ़नी है आपको, है ना। नेक्स्ट उसके बाद यदि आप देखोगे तो आपको सेल साइटोलॉजी, मतलब सेल के बारे में पढ़ना है। सेल डिवीजन वाला जो टॉपिक होता है आपका, सेल डिवीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, सेल पे जो कंपोनेंट है सेल के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका लाइसोसोम हो गया, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। जब आप कोशिका के प्रकार पढ़ोगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है ना। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे अमीबा कैसा होता है, पैरामीशियम किस तरीके का होता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसका सिर्फ और सिर्फ डायग्राम याद कर लेना, है ना। क्या बोलते हैं उसको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल। उसका जो डायग्राम होता है वो डायग्राम याद कर लेना, तो आपको सारी की सारी चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आपका इस पर होता है बॉटनी, है ना। बॉटनी आपको पढ़नी है, हाँ बॉटनी पढ़नी है, क्योंकि बॉटनी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो IMP टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन जहाँ पर आप पढ़ोगे ऑर्थोपोडा क्या होता है आपका, है ना, सिलेंट्रेटा क्या कहलाता है आपका, तो ये सारी चीज़ें जो आपका मत्स्य वर्ग क्या है आपका, है ना। तो ये सारी जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने कितने टॉपिक लिखवाए अभी बायोलॉजी में, 4 टॉपिक लिखवा दिए, है ना। ये 4 टॉपिक तो आपको बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक। उसके बाद आप चाहो तो टिश्यू पढ़ सकते हो, टिश्यू से भी कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखना जो इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सिस्टम, है ना। अब ह्यूमन सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो ह्यूमन सिस्टम में आपको बहुत सारे हैं, है ना। तो उसमें भी आपको जैसे ब्लड वाला पोर्शन हो गया, मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो हो गया आपको वो आपको पढ़ना है। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो आपको पढ़ना है, नेफ्रॉन के बारे में आपसे पूछ लेता है ना। आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, वो आपको कंप्लीट करना है। अब इनको क्या है, पढ़ोगे तो कंप्लीट करोगे। कहीं से यदि किसी का लेक्चर देख के पढ़ रहे हो या किसी वीडियो से पढ़ रहे हो तो ये मान के चलो आपका टाइम गया, है ना। एक टॉपिक के आपके 5-5, 6-6 लेक्चर हैं, उतना नहीं पढ़ सकते। आपको खुद बुक उठानी है, इतने पढ़े लिखे हो, बुक उठाओगे, बुक से पढ़ लोगे, है ना। और उसके ऑब्जेक्टिव लगा लो। जितना टाइम आप 5 घंटे 6 घंटे एक टॉपिक को पढ़ने में लगाओगे, उतने 2 घंटे में अपना टॉपिक कंप्लीट करके उसके ऑब्जेक्टिव लगा लो, तो बन जाएगा। तो टाइम बचाओ, ठीक है। ये हो गया बायोलॉजी में 6 टॉपिक बताए मैंने। उसके बाद फिजिक्स में लिखना, फिजिक्स में सबसे पहले लिखना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। जैसे सब इंजीनियर के एग्जाम में पूछ लिया था लाइट ईयर क्या कहलाता है ना, प्रकाश वर्ष पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रख लेना कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया आपका। फिर यदि आप बात करते हैं हीट एंड टेम्परेचर,
हीट एंड टेम्परेचर, लाइट, टाइम एंड वर्क, वेव एंड साउंड, इसके अलावा जो भी आपको जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। इंसाइक्लोपीडिया आती है आपकी साइंस की पूरी की पूरी, उस पे से आप टॉपिक सिलेक्ट कर लो ये वाले और आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ दृष्टि की बुक आती है आपकी साइंस की, वो पतली रहती है, उस पर डायग्राम वगैरह भी बने हुए हैं, तो चाहो तो आप उससे पढ़ सकते हो, है ना। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस, मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कौन कौन से टॉपिक बता दिए मैंने? मैटर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गए, केमिकल रिएक्शन हो गया, जिससे आपसे पूछ लेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है ना, रिडक्शन क्या कहलाता है ना, ये सारी चीज़ें पूछ लेता आपसे। उसके बाद आईपैक नेम वगैरह आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, आपकी इच्छा हो तो पढ़ना, नहीं हो तो मत पढ़ना। कभी कभार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, हमेशा नहीं पूछे जाते। ठीक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आपका क्या हो गया? इट्स कंपाउंड। और आपका बहुलक वाला चैप्टर, बहुलक को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और ग्लास वगैरह तो आप बिल्डिंग मटेरियल में वैसे ही पढ़ ही लोगे ना, है ना। तो ये आपका केमिस्ट्री में ये पोर्शन हो गया। इतना पोर्शन आपको केमिस्ट्री में करना। मैं बोल रहा हूँ साइंस पे कम फोकस करना, ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि साइंस ऐसा है कि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी ना बने, है ना। लेकिन इतने मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर देता कि 7 से 8 क्वेश्चन आप करके आते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो भी, है ना। तो साइंस, और यदि आप पूरा भी पढ़ लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, है ना। तो उससे बेटर ये है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके बिना पढ़े आ रहे हैं, है ना। बचा क्या आपका? बस बात आती है MPGK की। तो MPGK में जो भी अभी तक आपने MPPSC AE के लिए आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आपको पर डे एक टॉपिक पढ़ना है, और उसके भी नोट्स मैं ही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। MPGK के भी नोट्स मैं ही प्रोवाइड करूँगा। मैं एक टॉपिक दूंगा, एक सप्ताह में 3 टॉपिक MPGK के मैं बोलूँगा, वो आपको रट के आना ही आना है ना। तो उतना आपको कंप्लीट करना है। तो ये है आपकी स्ट्रेटजी। अब क्लास कैसी चलने वाली है ना, वो देख लो। बाकी सब हो गया ना, समझ में आ गया ना क्या क्या करना है। करंट अभी से पढ़ते जाना है। हाँ, लास्ट के दिन नहीं बैठना कि 10 दिन बचे तब करंट पढ़ने बैठना, नहीं, करंट पढ़ना है ना। क्योंकि इस पर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2019 में सरस्वती अवार्ड किसको मिला है, सम्मान जो है आपका, है ना। तो किसको मिला, कालिदास सम्मान किसको मिला, कालिदास अवार्ड किसको मिला, है ना। इस तरीके के जो ये क्वेश्चन है आपके अवार्ड वाले, वो ऐसा नहीं है कि 21 सही के पूछेगा, वो आपके 20 के भी पूछ लेता है ना। तो ये मान के चलो कि इनको आपको कंप्लीट करना है। करंट को अभी से पढ़ते जाना, क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा देखो, आपका टेक्निकल की क्लास आपकी चलेगी पर डे, टेक की क्लास आपकी चलेगी 3 आवर्स की, है ना। और आपकी जो नॉन टेक की क्लास है जिस पे कि आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका मैथ्स। 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन अपन डेली करेंगे, ठीक। ये पोर्शन है। बाकी जो भी चीज़ें हैं इस पे कंप्यूटर का मैंने बोला, तो कंप्यूटर भी मैं क्या कराऊंगा आपको 5 से 10 मिनट में। आपको क्या क्या कराऊंगा, मैंने क्या बोला, 1 टैब पढ़ाऊंगा मैं और 5 की पढ़ाऊंगा, शॉर्टकट कीज, ठीक है। उसके बाद साइंस आपको खुद ही पढ़ना है। इंग्लिश के मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और आपके हिंदी के भी मैं ही नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और मैं पूछूंगा डेली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सब इंजीनियर का है, ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। अभी आपके पास 45 डेज़ हैं। 45 डेज़ के बाद आपके पास 10 दिन हैं। अभी आपको कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाने हैं। अभी तक लगा लिए हैं तब तो ठीक है। दूसरी चीज़,
जब आपका ये सारी चीज़ हो जाएगी, प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हैं आपके जो सब इंजीनियर के हुए हैं, है ना, सब्जेक्ट जो चल रहा है उस सब्जेक्ट को आपको उस पर से निकालना है। जैसे मैं सर्वेइंग पढ़ा रहा हूँ तो सर्वेइंग का देख लो कि सर्वेइंग में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। जब 3 दिन या 4 दिन यदि आपका सर्वे चलता है तो उन 4 दिन में आपका काम है कि आप सर्वे के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से छांटें, ठीक है, और अपनी कॉपी में जहाँ पर जो टॉपिक है वहाँ पर नोट करें, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने ही नोट करा दिया। दूसरी चीज़, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है ना, ये आपको खुद ही लगानी है, और जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपका गुप्ता एंड गुप्ता की बुक की 80% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, है ना। दूसरी और जो आपकी लास्ट चीज़ है, मेरे ऊपर भरोसा करना, है ना। यदि करके जाओगे तो ठीक है, यदि भरोसा नहीं करोगे कि मतलब कंटेंट में, मेरे ऊपर नहीं, कंटेंट में भरोसा करना, है ना। क्योंकि ये मान के चलो 80% में बोल के चल रहा हूँ कि 80% जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें से ही आएगा पेपर में 160 मार्क्स। अब उस पे से जितना आप याद करोगे उतना आप जानो। यदि याद पूरा करोगे तो 160 आएंगे ही आएंगे, है ना, इतने में सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बंद।